बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि एक बहुत जबरदस्त हफ्ता शुरू हुआ चाहता है और नया दिन शुरू हुआ चाहता है, मंडे शुरू हुआ चाहता है। मैं हूं इमरान हसन। मैं हूं अरमला हसन और नया मंथ भी शुरू हो गया। ओह यस, फरवरी है, सो वैलेंटाइंस डे आ रहा है इसमें। रहने दे आप। अच्छा, इसके अच्छी खबरें कहते हैं ना, सुबह सुबह अच्छी खबरें देते हैं। नहीं, वैलेंटाइन इज नॉट अ गुड डे। क्या हम इसको अच्छी खबरों में कंसीडर करें? बट स्टिल फरवरी की एक और अच्छी बात होती है, फरवरी जल्दी खत्म होता है और सैलरी जल्दी आती है। ओह यस, आप बताएं कि आपका वीकेंड कैसा रहा? माय वीकेंड वाज गुड। आई होप देखने वाले आप सब लोगों का वीकेंड भी ठीक रहा होगा। इस वीकेंड के हवाले से खास बात ये थी कि आप ट्रैवल टू इस्लामाबाद और मौसम मैंने थोड़ा सा फील किया कि दिन में अब थोड़ा गर्म होने लगा है, रात में। हाँ, वैसे लाहौर में वेदर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। जो सर्दी हमें पहले देखने को मिल रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी कम हो रही है। वही बात है कि सर्दी बहुत कम टाइम के लिए आती है। हमने आपको हमेशा कहा है कि एंजॉय करें थोड़ी सी सर्दी को, लेकिन उसके साथ साथ आपने कोशिश ये कर रही है कि नए वीक का आगाज, नए मंथ का जो आगाज है वो बेहतर अंदाज में किया जाए। कुछ प्लान अगर आपने किए हैं तो वो भी पूरे करें। हमें आपका इतना ख्याल था कि हमने कहा कि हम अपने साथ आपका आगाज कराते हैं ताकि आपका पूरा महीना अच्छा गुजरे। और वो लोग जो किसी बात के ऊपर भी जले भुने बैठे हो, कह रहे होंगे मेरी जिंदगी में ये मसला चल रहा है और ये आके सुबह सुबह में भाषण दे रहे हैं। भाषण देने का मकसद ये है कि लाइफ में मुश्किल औकात, मुश्किल वक्त आते हैं, मुश्किल लम्हात आते हैं, लेकिन गुजर जाते हैं। और वक्त की खूबसूरती ये कि वो अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। सो बी पॉजिटिव। एक बात जो हमने करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो एक कल खबर आई बड़ी अफसोसनाक जो हम डिस्कस कर रहे थे बॉक्सर के हवाले से। कराची में जो असलम बॉक्सर थे, रिंग के अंदर उनका इंतकाल हुआ एक पंच लगने से, और जिसके बाद जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है उसने कहा कि जो तंजीम बॉक्सिंग का ये मुकाबला करा रही थी ये गैर कानूनी था, ये प्रूफ नहीं था। दूसरी जानब जो मोहम्मद आमिर बॉक्सर हैं, आमिर खान, उन्होंने इस पे एतराज़ किया, उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार भी किया और मोहम्मद वसीम ने भी किया। सो कम से कम कानूनी तकाजे पूरे होनी चाहिए, मेडिकल टीम्स का होना बहुत ज़रूरी है, और प्लेयर्स जो खेलते हैं ऐसे मुकाबले उनको भी चाहिए कि वो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो जहाँ पे खेल रहे हैं वहाँ पे बेसिक ज़रूरियात। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मेरे ख्याल से जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फेडरेशन है, इनको ऑलरेडी इसका नोटिस लेना चाहिए। जब ये खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश आया उसके बाद ही आपको याद आया कि ये गैर कानूनी तौर पे हो रहा था। दैट्स सो अनफॉर्चुनेट कि इंसानी जान की कीमत इतनी सी थी कि हमने इस पे तवज्जो नहीं दी। और एक और आज की बड़ी खबर है, वो दे के हम जाएंगे फिर हेडलाइंस की जा रही है। आज वज़ीर आज़म लाइव कॉल्स लेंगे 4 बजे। सो आपके दिल में कुछ भी है, प्यार मोहब्बत जो भी आप बताना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर वुड बी लाइव एट 4 PM ऑन टेलीफोन कॉल। नंबर भी आपको बता देंगे। यद हमने हेडलाइंस देखनी है, हेडलाइंस देखते हैं और वापस आके बाकायदा आगाज करता है। पार हुआ ना पार, इस्तीफा मिला ना इस्तीफे आए। पीडीएम की वजीर आजम को 31 जनवरी को दी गई डेडलाइन खत्म। आपका वजीर आजम आपके साथ। आज इमरान खान शाम 4 बजे बराह रास्त टेलीफोन पर आवाम के सवालों के जवाब देंगे। महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ, हुकूमत ने 2 माह में 5वीं मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। हुकूमत कोरोना वैक्सीन लाने के लिए कोशां, चीन की अतिया की गई कोरोना वैक्सीन आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब डाकिया और जुलाहा पर। सेगमेंट रोड टू श्रीनगर में बताएंगे बर्फ से बने इग्लू कैफे की कहानी। और पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मर मोहम्मद हफीज स्क्वाड से आउट। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हेडलाइंस देखते हुए हम इस कदर खो गए, खास तौर पे जो रोड टू श्रीनगर है वंस अगेन इज बैक। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि दोबारा कब आएगा, तो आज आएगा, आपको दिखाएंगे कुछ बहुत खास। लेकिन अभी आज की बड़ी खबर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। एक और डेडलाइन खत्म हो गई। जी हाँ, हम बात करें पीडीएम की जानिब से वजीर आजम को मुस्ताफी होने की 31 जनवरी की डेडलाइन खत्म हो गई है। इस्तीफा ना देने की सूरत में लॉन्ग मार्च, धरना और पार्लियामेंट से इस्तीफे देने के बड़े बड़े दावे किए गए। डेडलाइन गुजरने के बावजूद वजीर आजम ने तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन पीडीएम इख्तलाफात का शिकार हो गई।
हुकूमत के खिलाफ मुतफिका हिकमत अमली बनाने में नाकाम दिखाई दे रही है और पीडीएम की दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी जिमनी और सेनेट इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। बिल्कुल, इतनी एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने शेर पढ़ा, मैंने कहा पता नहीं क्या कहने वाली है। हुकूमत के खिलाफ कोई मुतफिका लाएअमल इस वक्त पीडीएम नहीं ले पाई। पीडीएम का 4 फरवरी को इस्लामाबाद में एक अहम इजलास तलब किया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की डेडलाइन, हुकूमत के खत्म करने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया जाएगा और हुकूमती कैंपों से भी शदीद रद्द अमल आ रहा है। सारी सूरत हाल पर वफाकी वज़रा समेत हुकूमती शख्सियात जो है वो अपोजिशन का खूब मजाक उड़ा रही हैं, सब्र का मशवरा दे रही हैं। कुछ शख्सियात तो कह रही हैं कि इस्तीफे जो हमें देने थे अपने मुंह में मार लें, मुंह काला कर लें। सख्त अल्फाज आ रहे हैं। उधर पंजाब में सरकारी ज़मीनों पर कब्जों और तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पहले खोखर बरादरान के बाद अब सियालकोट की ख्वाजा फैमिली, वहाँ पर भी सैकड़ों कनाल अराजी वागुजार कराने का दावा हुकूमत कर रही है और हुकूमत का दावा यह भी है कि नून लीग के रहनुमाओं से इस वक्त तकरीबन 36 अरब की रिकवरी की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है और नून लीग इसे इंतकामी कार्रवाइयाँ करार दे रही है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर मुल्क की सियासत किस जानिब जा रही है और पाकिस्तान के हालात आने वाले वक्त में अगर सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ को या पॉलिसी सपोर्ट करी हालात को। हमारे साथ ज्वाइन किया है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के भी हैं और वज़ीर ख़ारिजा हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे ज़रा इस सारी सूरत हाल का अहाता करते हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आज की सबसे जो हॉट न्यूज़ है वो महंगाई के हवाले से, बिलखुसूस पेट्रोल के हवाले से है। 2 माह के अंदर 16 रुपए और 5 मरतबा पेट्रोल में इजाफा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का कल ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई कम तरीन सतह पे आ गई। आज के अखबारात की हेडलाइंस भी हैं। ये दो चीज़ें आवाम को शाह साहब समझ नहीं आ रही है। एक जानिब कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत कह रही है महंगाई कम हो रही है। ये तवाज़ुन कैसा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त महंगाई हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है और उससे निपटने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमने अपने रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करना है, दूसरी तरफ हमें ये भी एहसास है कि लोगों पे बोझ कम से कम डाला जाए। अब ये सारा जो बैलेंस है ये दुरुस्त तब हो सकता है जब हम अपनी डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसमें इजाफा करें और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो पेट्रोल की कीमतों से, डीजल की कीमतों से आती है, जिसको हम इम्प्लिसिट टैक्सेशन कहते हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, वो उसकी हमारी जो परसेंटेज है वो कम। अब ये एफपीआर की एबिलिटी पे है। एफपीआर की परफॉर्मेंस माजी के लिहाज से इस साल बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी एफबीआर पे बहुत सी इस्लाहात दरकार है ताकि वो पैसा जो जाती तिजोरियों में मुंतकिल हो जाता है वो कौमी खजाने में मुंतकिल हो, मुल्क के वसाइल बढ़े और आम शहरियों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ कम हो। ठीक हो गया शाह साहब। इसके साथ साथ अगर हम पीडीएम तहरीक की बात करें, वजीर आजम को उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी जो खत्म हो गई है। बड़ा इस्तीफों का शोर मचा, धरने दिए गए, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया गया। अब हुकूमत तो इस हवाले से अच्छी खासी मुतमईन नजर आ रही है और हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं जी सब्र करना चाहिए, जो इस्तीफे इन्होंने हमसे लेने थे अपने मुँह पे मार लें। क्या आप इस हवाले से कहेंगे? कि पहले समझने की जरूरत ये है कि पीडीएम ये जो तहरीक चलाना चाह रही है उसकी जरूरत महसूस क्यों हो रही है? उसकी जरूरत इसलिए महसूस हो रही है कि वो समझते हैं एहतसाब का जो दायरा है वो उनके करीब तर होता चला जा रहा है। उससे तवज्जो हटाने के लिए और उससे कोई नजात हासिल करने के लिए वो हुकूमत पर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गिव एंड टेक हो जाए और हुकूमत उनको कोई रियायत दे दे। जिसे वजीर आजम कहते हैं सादा जबान में लोगों को समझाने के लिए कि ये एक नया एनआरओ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इन्हें नया एनआरओ नहीं दूंगा। अब सवाल ये है, वो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीडीएम एक ऐसा इत्तेहाद है जो मेरी नजर में गैर फितरी है। इनमें कोई ना सियासी वाबस्तगी है, माजी में ये एक दूसरे के हरीफ भी रहे हैं और इनमें कोई नजरियाती जो है लगाव नहीं है। ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जिसको आप कहते हैं ना, कि वो है कि तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब ये एक आर्जी चीज है,
एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, लेकिन ये देरपा नहीं है। ठीक है इसलिए और इनके मफादात भी और इनके मफादात भी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी दबाव चाहती है, लेकिन वो कीमत भी नहीं देना चाहती, यानी कि सिंध की हुकूमत या वहां से इस्तीफे नहीं। ना सियासी वाबस्तगी है, माजी में ये एक दूसरे के हरीफ भी रहे हैं, और इनमें कोई नजरियाती जो है लगाव नहीं है। ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जिसको आप कहते हैं ना, कि वो है कि तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब ये एक आर्जी चीज है, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, लेकिन ये देरपा नहीं है। ठीक है और इनके मफादात भी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी दबाव चाहती है, लेकिन वो कीमत भी नहीं देना चाहती, यानी कि सिंध की हुकूमत या वहां से इस्तीफे नहीं देना चाहती। राइट, यू राइट, ऐसे ही लगता है। शाह साहब, एक जानिब मैं आपसे ये सवाल ये करना चाहता हूं कि ये जो एग्रेशन पीडीएम के मामले पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो स्पोक्समैन है वो दिखाते हैं, या आपकी जो टीम है पूरी इन्फॉर्मेशन की वो दिखाती है, महंगाई के ऊपर वो एग्रेशन हमें नजर नहीं आता। पीडीएम भी शायद अगर महंगाई के ऊपर एहतजाज करती तो उसको रिस्पांस डिफरेंट मिलता, चूंकि मफादात और थे तो शायद अवाम ने उस तरीके से उसको वेलकम नहीं किया, या आप भी बात यही कह रहे हैं तकरीबन। तो महंगाई के मामले के ऊपर इस वक्त आपको लगता है कि जितनी एग्रेसिवनेस चाहिए आपकी गवर्नमेंट को वो दे रही है, और अगर नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही? चूंकि पीडीएम का बयानिया तो शायद उस तरह से अवाम ने बाय नहीं किया जैसे अवाम पब्लिक रिस्पॉन्स से लगता है, बट महंगाई के ऊपर अवाम सीरियसली परेशान है, और परेशान मुस्तकिल है। देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं कि बिल्कुल ये मेरे इल्म में है। मैं कल भी अपने हलके में था, लोगों से मिला, आम सतह पे मैंने मिंगल किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने आया और सबसे बड़ी शिकायत जो मेरे सामने आई वो महंगाई की थी। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इसका क्या किया जाए। वज़ीर आज़म इसका मुसलसल नोटिस लिए हुए हैं। वो तकरीबन हर हफ्ते एक मीटिंग चेयर करते हैं, जिसपे जो कीमतें जो है मुख्तलिफ रोजमर्रा की जो अशिया है उनकी कीमतों के रुझान को स्टडी करते हैं, देखते हैं उसका ट्रेंड क्या है, और हमें उन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अगर बाहर से चीजें इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट की जाए, अगर कोई टैक्सेस हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं, उनमें रियायत दे सकते हैं तो रियायत दी जाए। देखिए, ये हमातन कोशिश है कि इस महंगाई के तूफान से कौम को बचाया जाए, लेकिन लोगों को समझना ये है कि ये डिमांड और सप्लाई का भी एक चीज है। जैसे जैसे हमारी मईशत की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका भी महंगाई पर जो है काबू हम पा सकेंगे। जैसे जैसे हमारा जैसे कहते हैं ना, दरामदात पर इन्हिसार कम होगा, वैसे वैसे हम इन चीजों पर कंट्रोल पाएंगे। ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी दरकार है। ठीक है, काश कोई ऐसा अलादीन का चिराग होता जिसकी वजह से हम फिल फौर महंगाई का मुकाबला कर सकते और काबू कर सकते, तो यकीन जानिए हम उसको जला चुके होते। ठीक, वैसे जी, चूंकि आपने कहा कि आप हल्के में गए हैं तो डेफिनेटली लोगों ने डायरेक्टली भी आपको बताया ही होगा। आपने कहा भी इससे पहले कि हम चाइना से वैक्सीन आई है, रिसेंट न्यूज़ बिल्कुल एक ब्रेकिंग अभी हमारे पास ये है कि वो जहाज़ पाकिस्तान में फिजाइया का जो पाक फिजाइया का तैयार है लैंड कर चुका है। उससे बात करने से पहले मैं जो लैंड माफिया के बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आपने तकरीबन 36 बिलियन की जो अराजी है उसको वागुजार करवाया है। कल नून लीग की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक साहब, उन्होंने कहा है कि हमें आप टारगेट करें, और जो अफसरान टारगेट कर रहे हैं वो भी अपना अंजाम देख लें, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो क्या नून लीग के ये जो इल्ज़ामात हैं इसको रद्द करने के हवाले से भी कोई मैकेनिज्म है कि इसको वाज़ेह किया जाए कि वाकई गवर्नमेंट अपराइट है, ये वाकई कब्जे की ज़मीन है और सियासी अमल इसमें कोई नहीं है आपकी तरफ से? देखिए, ये तो ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनसे आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के उसको आप वजन कर सकते हैं कि इसमें सदाकत है या इसमें सियासत है। अगर जमीन जो है वो सरकारी है और उस पर कोई इमारत तामीर है तो रिकॉर्ड बता देगा ना। मैं बिल्कुल इस बात पर कायल हूँ और मैं इस चीज का पुरजोर इजहार भी करता हूँ और करता रहूंगा। इंतकाम हमारा मतमे नजर नहीं है, ना होना चाहिए।
देखिए, वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। हुकूमतों में लोग जो होते हैं वो ऑपोजिशन में भी जाते हैं, ऑपोजिशन के लोग जो है वो हुकूमत में भी आते हैं। मैंने ये तजर्बे कई दफा देखे हैं। देखना ये है कानून क्या कहता है। अगर हमारे जो हजरात जो इस वक्त एतराज कर रहे हैं वो समझते हैं कि हुकूमत पंजाब ने कानून से तजावुज किया है, तो वो अपने रिकॉर्ड है, उनके पास कागजात होंगे, मलकियत होगी, लैंड रिकॉर्ड होगा, उसकी बुनियाद पर वो अदालतों से रुजू कर सकते हैं। ठीक है, और उनको रिलीफ भी मिलेगा, यकीनन मिलेगा। लेकिन आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ सरकारी जमीनों पर कब्जे होते रहे हैं, हमारे यहाँ लोगों ने कौमी खजाने को बड़ी बेदर्दी से लूटा है। और आपने देखा कि सरकारी इमलाक पर, आप शहरों में देखें, कोई जगह खाली पड़ी होती है तो आपको छोटी छोटी वहाँ पहले तामीरात नजर आ जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते 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 उनको ताबिज जाते हैं। उन्होंने तो कब्रिस्तानों पे कब्जे किए हुए हैं, हकीकत ये है, कब्रिस्तानों को बिस्मार करके कब्जे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा कि बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई ना इरादा है, ना होनी चाहिए, सियासी मकसद नहीं है। हकायक की बुनियाद पर जो महकमे हैं या जो एहलकार हैं, हकायक की बुनियाद पर कार्रवाई करें। ठीक हो गया, हकायक की बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है। शाह साहब, अभी हमने इस हवाले से भी बात की कि कोरोना वैक्सीन, उसका जो जहाज़ है वो पाक फ़ज़ाइया का जहाज़ लैंड कर चुका है इस्लामाबाद में, और वैक्सीन जो है चाइना से पहले उसकी खेप आ चुकी है। इस हवाले से क्या कहेंगे? 5 लाख फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी ये वैक्सीन, उसके बाद फिर आम पब्लिक तक इसकी रसाई होगी। कि मुझे बेहद खुशी है कि हम इस वैक्सीन को हासिल करने में कामयाब हुए, और चीन जो हमारा एक पुराना साथी और दोस्त है, वो एक मरतबा फिर उसने हाथ बढ़ाया और हमारी इस जरूरत को उसने पूरा किया। दफ्तर खारजा चीन के साथ मुसलसल राब्ते में था। मेरी दिसंबर के महीने में भी वज़ीर खारजा से इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू हुई थी, और फिर 21 जनवरी को मैंने दोबारा उनसे फ़ोन पर बात की और उनसे मालूमात हासिल की, जब उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि चीन की हुकूमत ने फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इस नौइयत के हैं, तो पहली वैक्सीन की खेप हम बतौर एक तोहफा पाकिस्तान को 5 लाख डोजेस का पेश कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अपना जहाज फौरी भिजवाइए और ये वैक्सीन ले जाइए। चुनांचे हमने PAF का जहाज वहां भिजवाया, और वो जहाज जो है वो वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद अब इंशाल्लाह पहुंच गया है। मेरी आज वहां, मैं भी एयरपोर्ट जा रहा हूं बाद, और वो एक तकरीब होगी जिसमें चीन के सफीर भी होंगे और दूसरे मेहमान भी होंगे, जिसमें मैं चीन का बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा। और उन्होंने ये कहा है कि आइंदा हमारी जो मजीद जरूरियात है उसको पूरा करने के लिए इंशाल्लाह वो भी हमारी मदद करेंगे। ठीक है शाह साहब, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। और मुख्तलिफ उमूर के हवाले से शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ की हमसे बात करें। महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा मतमे नज़र है लेकिन मसाइल भी हैं, उनको जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेस, और अब बारी है हमारे फेवरेट सेगमेंट की, जिसके लिए हम इंतजार करते हैं और आप सभी बहुत इंतजार कर रहे थे, रोड टू श्रीनगर। फेवरेट बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिव। हम आपको श्रीनगर के हवाले से बताते हैं और दिखाते हैं। रोड टू श्रीनगर में आपको आज हम गुलमर्ग लेके जाएंगे। गुलमर्ग श्रीनगर अगर चलें तो जहां आपको फन का एक ऐसा शाहकार आज हम दिखाते हैं जिसको देखने वाला दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। बर्फ से तराश कर मुख्तलिफ चीज़ें तो आपने बनती देखी होंगी, मगर कभी आपने सोचा कि बर्फ को तराश कर मकान या कैफे भी बनाया जा सकता है? तो आज हम आपको एक ऐसा कैफे दिखाते हैं जो कि बर्फ को तराश कर बनाया गया है, और इस कैफे को इग्लू कैफे का नाम दिया गया है। इस कैफे की चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 22 फुट और ऊंचाई 12 फीट है। इग्लू कैफे की तामीर में तकरीबन 15 दिन लगे हैं, और इसमें जो कह ले बेंचेस हैं, टेबल्स हैं, जो सब चीज़ें हैं वो बर्फ से बनी हैं, और इसमें बैठकर आराम करने की जगह भी बनाई गई है।
बेंचेस पर बैठने और सर्दी से बचने के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। भेड़ बकरियों की जो खाल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और रोज यहाँ पर सयाह कश्मीरी कहवा और खाना खाने के लिए आते हैं। बिल्कुल, और क्या खूबसूरत ये मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, इसके बनने के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें तकरीबन 16 के करीब मेहमान एक वक्त में बैठकर खाना खा सकते हैं और याद रखिएगा ये बर्फ का है। ये फनकारों और सयाहों को कश्मीर की जानिब रागिब करने के लिए एक अच्छी पहल है, एक अच्छी काविश है। और कश्मीर के हवाले से बात करें तो एक नया तजुर्बा या एक नया तस्वुर भी है। ताहम इसका तजुर्बा पहले स्विट्जरलैंड और कनाडा में भी किया गया है। लेकिन मगर अब एशिया की बात की जाए तो ये अपनी नौयत का पहला कैफे है, जिसके साथ साथ हम आपको अब इसकी मेकिंग भी दिखा रहे हैं, किस तरह से ये बन रहा है, यहाँ पर किस तरह से लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये वही बात दोबारा से आपको बताएंगे कि ये सब बर्फ का है, उस पे बैठने के लिए आपको उन्होंने थोड़ा कंफर्ट जोन दिया है इमरान, लेकिन और इसके साथ हमारे पास कुछ डल झील के मनाजिर भी हैं, वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं, जहां 25 साल बाद -8.4 टेम्परेचर पर झील मुंजमद होने के बाद लोग डल झील पर क्रिकेट खेल रहे हैं। वो भी जरा दिखाइए जी। और श्रीनगर में इस वक्त हम अगर बात करें तो इस फनपारे से अमन का पैगाम तो दिया गया है। कश्मीरी तो चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि वो अमन पसंद कौम है और वो अपना हक चाहते हैं जो हक आज़ादी है। अगर कैद में रहकर और गुलामी में रहकर कश्मीरी इस हद तक क्रिएटिव हैं, इस कदर तख्लीकी सलाहियतों से बाला माल हैं, तो सोचिए अगर वो आज़ाद हो जाएं तो वो दुनिया को कैसे अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। मनाजिर तो इस कदर खूबसूरत हैं, लेकिन इस जन्नत नज़ीर वादी की बात की जाए तो इसमें ज़िंदगी सिसक रही है। भारत ने जन्नत नज़ीर वादी को कश्मीरियों के लिए जहन्नुम बना दिया है, लेकिन स्टिल हम इतने खूबसूरत मनाजिर आपके साथ शेयर इसलिए करते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि जितनी भी मुश्किल हालात में कश्मीरी रह रहे हैं, लेकिन ये खूबसूरती दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल, और ये मनाजिर हैं हमारे कश्मीर के, हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के, जो कि आपको दिखा रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि कश्मीर किस हद तक खूबसूरत है। लेकिन भारत उसकी खूबसूरती को मध्यम करने के लिए, इस चांद को ग्रहण लगाने के लिए अपनी अनथक कोशिश कर रहा है। वहाँ पे लाखों की तादाद में अपनी फौज तैनात की हुई है और बहुत हालात ख़राब कर रखे हैं। इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन अभी हमें चूंकि एक ब्रेक लेनी है। लेकिन आज हमने रोड टू श्रीनगर का ये स्पेशल सेगमेंट तो आपको दिखाया, लेकिन 5 फरवरी को हम एक स्पेशल शो करने वाले हैं कश्मीर के हवाले से और बहुत एक्सक्लूसिव चीजें होंगी, तो आपने 5 फरवरी का शो भी मिस नहीं करना। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे आपके और हमारे मसले की, और वो है महंगाई की। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ी है, शाय और नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत ने 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 5 बार बढ़ा दी हैं। जबकि पेट्रोल की कीमत के हवाले से आपको बताएं तो ₹2.70, जबकि हाई स्पीड डीजल की बात की जाए ₹2.88। के तेल में तकरीबन हम अगर बात करें तो इजाफा हुआ है खासा, ₹3.54 इजाफा। उसके अलावा बिजली की कीमतें भी, उनमें भी इजाफा, मुसलसल इजाफा हो रहा है और गैस भी महंगी हो चुकी है। गैस आती नहीं है, अगर आती है तो वो बहुत महंगी मिलती है और मजीद कहा जा रहा है कि आइंदा माह में कीमतें बढ़ने के इम्कान हैं। आवाम के दिल की आवाज़ ने कही है कि एक तो आती नहीं, अगर आए तो महंगी, बिजली का भी कुछ यही हाल है कि बिजली आती नहीं आती तो महंगी है। अच्छा, हम क्या बार बार इस पर बात करके हम थक गए, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कब निकलेंगे। हमें डॉक्टर तय्यूम मौजूद हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से और पाकिस्तान की मईशत को समझते हैं, पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बार बार क्रिटिसाइज करने से भी कुछ नहीं होना, ये एक विश्व सर्कल है जिससे हम निकल नहीं पाते और पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उसको रिलेट करते हैं
बैक टू एक्सप्रेस। इन सेकेंड आवर उम्मीद है कि आपका साथ अच्छा गुजरा है हमारे साथ, मंडे का आगाज अच्छा हुआ है और अच्छा करते हैं ना, आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट द स्पेशल वन निकले तेरी तलाश में। और आज फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बात करेंगे उनके नॉवेल डाकिया और जुलाहा के बारे में। सो देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और इस दफ़ा बात करेंगे तारड़ साहब के नावल डाकिया और जुलाहा पे। एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार नावल। तारड़ साहब डाकिया और जुलाहा के जो चंद इब्तदाई सफ़ात हैं उनमें मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो कहानी बयान करती हैं और वो कहानी को आगे लेकर चलती हैं। मसलन माचिस की तीली है, वो एक कहानी बयान कर रही है, बंदूक की नाली कहानी बयान कर रही है, एक पैंट की जो बेल्ट होती है ये कहानी बयान कर रही है। तो उरान पामूक का जो नावल है वो ज़हन में आता है कि माई नेम इज़ रेड में तकरीबन सारा क्राफ्ट इस तरह है कि तमाम वो अशिया जो हैं, कभी सिक्का कहानी बयान करता है, कभी वो मुख्तलिफ अशिया कहानी बयान करती है। तो कभी आपके जहन में आया कि पूरा नावल ही आपका, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी डाकिया और जुलाहा की, और मैं जब वो पढ़ रहा था तो मेरे जहन में था कि शायद ये आप इसने कैरी किया होगा, आपका पूरा नावल इसी बुनियाद पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो कभी आपके जहन में आया कि पूरा नावल इसी तरह की क्राफ्ट पे लिखा जाए? एक शौर की रौ जो आवारा हो जाती, वो उस हिसाब से लिखा गया। एंड आई फील कि पूरा नावल जो है उसमें एक मोनोटनी आ जाती है अगर वो ठीक पे जो मुख्तलिफ नावलों में मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, खज़ो खाशाक ज़माने में भी, राख में भी। उसके आखिर में आप जानते हैं कि वो सिपाही ज़िंदा हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो उसमें आप कह लें कि जादुई हकीकत पसंदी भी आती, जो हमने मुस्तार नहीं ली, हमारी दास्तानों में पहले से मौजूद थी। लेकिन आप उस किस्म की सिचुएशन जिसे आप गिरफ्त में नहीं ले सकते टोटली ब्लैक एंड वाइट में, वहाँ पे आप ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, एक स्लाइटली एब्स्ट्रैक्ट। ठीक। और अगर आप उस टेक्निक के साथ ही पूरा नावल लिखें तो उसमें अपनी एक मोनोटनी आएगी और एक बोरियत आ जाएगी। तो इसलिए मैं लिख तो सकता हूँ लेकिन वो मैंने नहीं लिखा उसको। तारड़ साहब, आपके इस नावल में मुर्दा शायरा का जो बाब है उसमें बहुत वाज़े इशारे मिलते हैं कि शायद आपका इशारा परवीन शाकिर की जानिब है, और अगर वो बहुत वाज़े इशारे ना होते तो यकीनन मैं बात ना करता। तो क्या वाकई जिस दिन परवीन शाकिर साहबा का एक्सीडेंट हुआ था कार पे और एक कार हादसे में शहीद हो गई थी इस्लामाबाद में, तो आपकी गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी, आपने देखा था ये मंजर? मेरे जितने भी नावल्स हैं उसमें ये समझ लीजिए कि 70% ठीक टोटल जो मुझ पे गुजरी है वो मैंने बयान कर दी। मुझ पे गुजरी सो गुजरी, वो शबे हिजरा वाली बात है। क्योंकि ज़िंदगी में को बहुत सारे काम नहीं किए, कारोबार नहीं किए, को मुलाजमतें नहीं की, तो जाहिर है कि एक मुझ जैसा बेकार शख्स जो होता है उसके साथ वकूए होते रहते हैं, तजर्बे होते रहते हैं, साने होते रहते हैं, कुछ खुशगवार कुछ नाखुशगवार। तो मॉर्निंग ट्रांसमिशन मैं कर रहा था उन दिनों। अच्छा। तो मुझे अब तक वो टाइमिंग, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि टाइमिंग भी मुझे ऑलमोस्ट याद है। तकरीबन 9 बजे ट्रांसमिशन मैंने ख़त्म किया, ड्राइवर आया, बैठा हूँ, मेरा 9:30 हो गए होंगे, 9:45 हो गए होंगे। तो वो जो मेन सड़क है जो पार्लियामेंट हाउस जाती है, वो पता नहीं क्या कहलाती, तो उसके एंड में बिल्कुल जहाँ वो टी जंक्शन बनता है, जी जी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ है। तो ड्राइवर्स को बड़ी होती है चिंता कि देखें क्या हुआ। तो उसने गाड़ी रोकी, गया, वापस आया। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगा साहब को एक्सीडेंट हुआ है, तो वो औरत जो है कोई मरी पड़ी है। तो अच्छा, मेरे ज़हन में भी नहीं था। मैं घर गया हूँ तो इज़हार उल हक मेरा दोस्त जी, उसका फ़ोन आ गया कि तुम्हें पता है कि भाई आज सुबह 1 बजे के करीब आए जो है परवीन शाकिर, उसकी डेथ हो गई। इट वॉज अ शॉक टू मी, बहुत बड़ा शौक था। जी बिल्कुल। परवीन के साथ मेरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन हम जाहिर है कि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे और मेल मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि शायर हजरात तो एक दूसरे को मुशायरों में मिलते रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं। फिक्शन वाले ज़्यादातर वही तन्हाई में रहते हैं, कभी साल 2 साल के बाद किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हो गई। चुनांचे उस हवाले से परवीन के साथ
मेरे ऐसी कोई कुर्बत नहीं थी कि हम मिलते हों या कहीं बैठ के गुफ्तगू करते हों या हमारे दरमियान कोई ऐसा कॉमन सिलसिला हो। बहुत अच्छी खातून थी, उनके बारे में फिर कभी बात करूँगा। लेकिन उन सदमा बहुत हुआ। और मैं गया फिर जनाजे पे, और बाकी सारी जो है डिटेल उंगलियों वाली जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके वो पहुँचे नहीं थे कोई अजीज़ व अकारब। और इफ्तिखार आरिफ गए, इफ्तिखार आरिफ ने उनको लहद ने उतारा तो उनको हार्ट का कोई मसला था। तो मुझे अब तक याद है कि मैं किनारे पे खड़ा हुआ तो एकदम तो उसने कहा कि कुछ इस किस्म की बात की कि मुस्तनसर परवीन को ले लो, क्योंकि वो संभाल नहीं पाए थे। तो वो जो थी फीलिंग जब मैंने उनको लिया है, तो वो उंगलियां जो थी वो जिस तरह मैंने एग्जैक्टली इस तरह हुआ। और वो सारा मैंने डाकिया और जुलाहा में बयान कर। तार साहब, डाकिया और जुलाहा के हवाले से एक सवाल है, और अगर इस सवाल का जवाब आप ना देना चाहें तो इसमें मतलब कोई मजायका नहीं है, और अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है। परवीन शाकिर का एक शेर है जो बार बार उसका एक हवाला आता है, शेर नहीं है मतलब उसका एक हवाला आता है कि परवीन शाकिर का एक शेर जो है वो इस डाकिया और जुलाहा का जो हीरो है उसकी मर्दानगी पर एक ताना है। तो वो अगर आप बताना चाहें तो मतलब वो कौन सा शेर है? देखिए, मैंने वहाँ भी नहीं लिखा और यहाँ भी नहीं बताऊँगा लेकिन ये ताना मुझे मिला था। अच्छा। और दुरुस्त था, एक जफा वाली बात थी शायद। और वो उसका मिसरा मुझे याद नहीं, शेर याद नहीं रहते कि तुमने तो डाल दी सिफर, पता नहीं तुमको इससे क्या, और ले जाए मुझको उठा के आदू, तुमको इससे क्या, कुछ इस किस्म का। तार साहब, डाकिया और जुलाहा से एक नफ्सियात का सवाल बरामद होता है, और वो ये है कि आपने लिखा है कि सिर्फ इश्क हमा वक्त जिंदगी भर की मौजूदगी का मुतबादल नहीं हो सकता। आपने लिखा है कि ऐसा इश्क एक ढकोसला होता है, सिर्फ मजबूरी और बेबसी होती है जो बहाने तलाश करती है। ऐसे अफलातूनी इश्क का दिफा करती है। खत्तों का अंबार, कार्ड्स, तस्वीरें, छोटे छोटे तोहफे, जर्द फूल, लिपस्टिक के निशान, सब के सब एक लम्हा भर की निशात। ये तमाम सिर्फ एक लम्स का मुतबादल नहीं हो सकते। दरअसल मशरकी सोच तो ये है कि वो इश्क ही क्या जो कामयाब हो गया, मतलब इश्क तो होता ही वो है जो कि नाकाम हो, वो कामयाब हो जाता है तो फिर वो इश्क नहीं रहता। ये हमारी मशरकी एक खास सोच है, जबकि इसमें ये डाकिया और जुलाहा में बात उलट है। हम लोग मतलब खुश रहते हैं ना नाखुशी में हमेशा अपने आप को अजियत देते हैं। हमारे फिल्मी गाने देख लें, शायरी देख लें, रोना धोना है, जफा के काम हो रहे हैं, सारा कुछ। तो फील वो एक होता है ना अपने आप को अजियत देना और फिर उसमें से खुशी हासिल करना, एक सैडिस्टिक सी टेंडेंसी है हमारे अंदर। इस हवाले से हमने इश्क को भी बयान किया। वो जो मौजूदगी है महबूब की, वो कहते हैं कि जनाब वो मतलब कि अगर मिलाप हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ उनका ख़त्म होता है जिनके अंदर सिर्फ हिर्स होती है जी, या ऐसी ख्वाहिशें होती हैं कि उनके पूरा होने के बाद उनका इश्क ख़त्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि वो जो मौजूदगी है हम वक्त किसी ऐसे शख्स की जो आपका इश्क ख़ास हो, वो तमाम तर रवाबत और रिलेशनशिप की जो कामलियत है उसके बाद उसके और एंगल सामने आते जी। और वो एंगल जब तक वो रफाकत ना हो तब तक वो एंगल सामने नहीं आता। तार साहब, जो पीर मिठा का मिज़ार है वो असली है? मतलब आपने वहाँ पे उसमें लिखा है कि हमारे एक हुक्मरान थे वो भी वहाँ पे हाजिरी देते थे। नहीं, ये एक फिक्शनल है। अच्छा। और मैंने कहीं से सुना था कि इस किस्म का कोई कैरेक्टर है, लेकिन ये बाकी उसको जाहिर है कि मैंने अर्ज़ किया ना कि बुनियाद उसकी सही होती है, उसके बाद जो उसकी ब्रांचेज होती हैं वो फिक्शनल है। लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा है जी, ऐसे लोगों को कि जो जवानी में कुछ होते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो बाकायदा उसी रूप में ढलते जाते हैं जिस रूप में उनका बाप था। अगर वो एक जागीरदार था तो वो जाबिर ही हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही सोशलिस्ट हो। और अगर वो पहले वो दैरिये थे और एग्नोस्टिक थे
और आखिरी उम्र में वो फिर वो भी तस्वीर पकड़ लेते हैं क्योंकि दरगाह की आमदन बहुत होती है। तो फाइनली एंड रिजल्ट यही होता है कि भाई आप अपने वो जो आगाज़ है उसकी तरफ लौट जाते। सर, डाकिया और जुलाहा में आपने नतालिया के बारे में लिखा है कि नासिर और नतालिया के दरमियान में जो हयात बसर होती है वो 25 बरस बसर हुए, उन बरसों का एक लम्हा भी किसी तस्वीर में फोकस ना होता। तार साहब, इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो म्यारी ज़िंदगी हम उसी को कह सकते हैं, या अच्छी ज़िंदगी हम उसी को कह सकते हैं जो हमें जुज़ियात समेत याद होती है। एक तो सफ़र की, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था जी जी बिल्कुल, कि ये वो ज़िंदगी जिसका एक एक पल याद हो, जिसका हिसाब हो, और ट्रैक्स जितने किए हैं, सफ़र जितने किए हैं, वो सब याद है। और दूसरी ज़िंदगी इश्क की। अच्छा, अब वो इश्क जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिन्फ़ नाज़ुक से ही हो, वो किसी चीज़ के साथ हो सकता है, कोई भी पैशन हो सकता है जी ठीक। और उसका भी आपको हिसाब रहेगा। वो भी एक एक दिन आपको, एक एक लम्हा जो है वो आपके दिल की तख्ती पे के लिए सब्त हो जाता। तार साहब, डाकिया और जुलाहा जो आपका नावल है, इसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि म्यार में वो किसी तौर पे भी जो सफ़ है आपकी, राख, बहाव, खसो खाशाक ज़माने, ये जितनी भी नावल्स की, इसमें किसी तौर पे भी उसका कद कम नहीं है, लेकिन इसको वो मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब इसको हम पब्लिशर के खाते में डालें, आपके खाते में डालें, कोई मार्केटिंग ठीक नहीं हुई, क्या वजह है कि डाकिया और जुलाहा पे उस तरह बात नहीं होती जो राख पे होती है, जो बहाव पे होती है, जो खसो खाशाक ज़माने पे होती है और दीगर नावल्स पे होती है? एक्चुअली कोताही मुझसे हुई कि मैंने पहले वो नावल लिख लिए, राख या बहाव जी जी, या खसो खाशाक ज़माने तो बाद में। जी जी, होता ये है कि भाई ओवरऑल एक मैं ये नहीं कहता कि मुझ पे टाइम आ गया, लेकिन आई फील इट कि मेरा मुकाबला जो है, मुकाबला कंपैरिजन, जी जी, कंपैरिजन और किसी नावलिस्ट के साथ नहीं हो सकता। मेरा कंपैरिजन मेरे साथ ही हो सकता है, जो कुछ मैंने लिखा है। और उसमें ये होता है कि भाई ओवरऑल, मसलन मैं अगर राख या बहाव ना लिखता तो डाकिया और जुलाहा या कुर्बत मर्ग में मोहब्बत बड़े नावल होते जी ठीक। लेकिन उनकी मौजूदगी में वो किसी हद तक मान पड़ गए हैं। दैट डजंट मीन कि वो बड़े नावल नहीं है। तो ये कमी मुझ में है कि मैंने 6-7 नावल लिख लिए हैं और उसमें अगर डाकिया और जुलाहा की तरफ ज़्यादा ये मेरा फेवरेट नावल है, वन ऑफ माई फेवरेट नावल। अच्छा। एट टाइम्स मुझे राख उतना पसंद नहीं है जितना, क्योंकि मेरा ख्याल है कि राख जो है दोबारा भी शायद लिखा जा सके उसी पैटर्न पे, लेकिन मसलन बहाव नहीं लिखा जा सकता, डाकिया और जुलाहा नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा चुनांचे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे आज से इफ़ एट ऑल मुझे कोई ऐसा जोम नहीं है कि मैं आज से 50 साल के बाद भी सर्वाइव करूँगा एज ए नावलिस्ट या एज ए फिक्शन राइटर, लेकिन अगर मैंने सर्वाइव किया तो ऐन मुमकिन है कि डाकिया जुलाहा इस तरह फहरिस्त आ जाए। So last day of quarantine here in Melbourne, and from tomorrow morning we'll be free. You end up doing a lot of crazy things, get crazy ideas, and everyone has been showing their exercises videos and using their imagination to do some other creative stuff. So I think I had that kind of effect on me as well, and for some reason this morning this song came in my head and I just had to twist it and tweak it a little bit, and just ended up coming up with my own version. जूते शूते पाकर अच्छे बच्चे बनकर निकर शिकर डालकर जल शल मारकर काली अखियों पे चश्मा लगाकर असां ते जाना क्वारंटीन तो बाहर हो किने किने जाना है क्वारंटीन तो बाहर असां ते जाना है क्वारंटीन तो बाहर हो किने किने जाना है क्वारंटीन तो बाहर टिकट कटाओ लाइन बनाओ सारा सामान भी पैक कराओ टिकट कटाओ लाइन बनाओ सारा सामान भी पैक कराओ टिकट कटाओ लाइन बनाओ। ये है वो वीडियो जो आजकल बहुत वायरल है और इस वक्त हमारे साथ
टेनिस स्टार एसामुल हक मौजूद And the rap है। star. हाँ, आई विश कि हम उनके एक्सप्रेशंस भी आपको ऑनर दिखा सकते जब वो अपनी ये वीडियो बाद में खुद सुन रहे थे। सो इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सिलसिले में। 14 दिन का क्वारंटीन था, लेकिन मुझे लगता है इस क्वारंटीन ने एहसान के अंदर जो एक छुपा टैलेंट है वो बाहर निकाला और एहसान ने खुद भी इसको एक्सप्लोर किया है। एसामुल हक, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आई होप डे इज ट्रीटिंग यू वेल। और मुझे लग रहा है आपका ये क्वारंटीन आपके लिए बहुत जो कहले कंस्ट्रक्टिव रहा है। क्रिएटिव रहा है। हाँ, क्रिएटिव कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी। आई डोंट नो, जिस टाइम वीडियो में भी काफी क्रेजी आइडियाज आ रहे होते हैं सबको। एंड यू मेक एक्सरसाइजिंग की वीडियोस करते हैं और काफी दूसरे प्लेयर्स को भी मैं देख रहा था। अब मुझे नहीं पता ये बिल्लो मेरे जहन और दिमाग में किस तरह आया ये। मैं आई वोक अप ऑन द लास्ट डे ऑफ क्वारंटीन ऑफ सम रीजन, started thinking about this song और फिर खुद ही से अपने वर्ड्स चेंज कर रहा था। तो मैंने कहा, यू नो व्हाट, लेट्स सिट डाउन, राइट करता हूँ मैं, देखते हैं कितने वर्ड्स निकलते हैं। एंड देन आई स्पोक टू माय वाइफ, माय पेरेंट्स। मैंने कहा, ये गाना तो मैंने बना लिया, शुड आई पोस्ट इट, शुड आई नॉट पोस्ट इट, पता नहीं लोगों ने क्या रिएक्शन देना है। आई डोंट नो इब्रार भाई क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मुझे कुछ सुई ना कर दें। तो देन एंडेड अप जस्ट पोस्टिंग इट फॉर द फन ऑफ इट, लोगों को अच्छा लगे या जो भी है। एंड या सो फार इट्स बीन अ fun feedback and positive feedback, so it's okay, all good. We may call it Abrar's Billow's COVID version, जो एहसान ने किया है, you know? अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त था। इस सारे रैप के अंदर जो चीज मैंने नोटिस की कि बड़े रिदम के अंदर आप इसको कर रहे थे। रैप स्टार्स रिदम का बहुत ख्याल रखते हैं। You were in a rhythm, so म्यूजिक के हवाले से भी इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता है एसामुल हक। सोचा जा सकता है। बिल्लो सुना हुआ है, बहुत दफा सुना हुआ है, और जब आया था तो बहुत दफा इस पे डांस भी किया हुआ है। आई थिंक इट वाज नंबर 1 सॉन्ग इन पाकिस्तान फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एज वेल। एंड मैंने एक्चुअली कोक स्टूडियो की वर्जन थी ये, इब्रार भाई के मैंने 1-2 दफा दोबारा ये बिल्लो को मैंने सुना। वो जो कोक स्टूडियो की थोड़ी सी मेलो सी थोड़ी सी वर्जन थी, उसको थोड़ा सा मैं चले वर्ड्स को मैं ट्वीक वगैरह करता हूँ, और इब्रार भाई ने इसको रीट्वीट और I think he took it in a fun way as well, so that was really good. तो ये अभी आपको याद है? वैसे हम अगर लाइव आपसे सुन लें, याद है आपको अभी? नहीं यार, वो तो मैंने गाने उस पे लिखा मैंने पूरा। अच्छा एहसान, आपने अभी जो कि बिल्लो गाया, बट स्टिल हाउ इज द रिएक्शन ऑफ योर फैंस? नॉर्मली लोग एहसान हक से शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, एक्सरसाइज, फिटनेस स्टेप्स, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। सो हाउ इज द रिएक्शन ऑफ योर फैंस? Surprisingly, very overwhelmingly, everybody seemed to enjoy it. Everybody was cracking up. मेरा main reason यही था कि I want people to laugh and to smile, and it's been tough situation पाकिस्तान के दिन पूरी दुनिया। आपके अब गेम के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यू नो, वंस अगेन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा स्टेज जिस पे आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल भी होगा डेफिनेटली। क्या स्केड्यूल है और कब आप हमें खेलते नजर आएंगे? इंशाल्लाह जी, मेरा पहला मैच कल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले एक प्री वार्म अप टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले एक इधर ही मेलबर्न के अंदर। ठीक है। तो इंशाल्लाह आई एम प्लेइंग माय फर्स्ट मैच टुमारो। दिस टूर्नामेंट फिनिशेस ऑन द 7th और 8th फरवरी से ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो रहा है। And yeah, looking forward to it, G. Obviously, we had to go through this quarantine and isolation period. All the players had to go through it. And so effect तो होता है आपकी टेनिस के अंदर भी, फिटनेस के अंदर भी। Exactly. I was about to ask this, एहसान, क्योंकि obviously 14 दिन का क्वारंटीन है और उसके बाद आपने परफॉर्म करना है, खेलना है, एक रूम में रहने के बाद फिर आपने obviously लोगों के सामने अपनी जो ऑपोजिशन है उसके सामने परफॉर्म करना है। So थोड़ा मुश्किल डेफिनेटली होगा आपके लिए। नहीं, it is, I think, but it will be tough for everyone. मुझे थोड़ा सा सेटबैक ये रहा है क्योंकि आई थिंक द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन योर शो, आल्सो ऑन योर शो, मेरा एक्चुअली एंकल ट्विस्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। Exactly. तो आई वाज एबल टू ट्रेन प्रॉपर्ली पाकिस्तान के अंदर भी। Okay. बट माइंड ओवर मैटर जी, ये मैंने हमेशा कोशिश की है, एंड आई जस्ट हैव टू गो आउट देयर, डू माय लेवल बेस्ट। और अल्लाह के अंदर तो ऑब्वियसली बिलीफ है, और अल्लाह बस सेहत हिम्मत दे, और इंशाल्लाह डू माय लेवल बेस्ट टू गेट लॉरेंस फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो जो जिन किड्स की वजह से आपके आई थिंक भांजों की वजह से आपका एंकल ट्विस्ट हुआ था, आई थिंक दे बी मोर एक्साइटेड टू सी क्या मामू इज गोना परफॉर्म। Actually जी, I would just tell you, it's been I don't know क्या है, मेरी actually पूरी family back home they were COVID positive, and I found out 2 days after I left Pakistan. Okay. So they're actually all of them have been in isolation. They're coming out inshallah kal. My nephews, my sister, my wife, my mother, my brother, my sister-in-law, my nieces. Unfortunately, somehow I don't know मैं किस तरह बच गया। मैं 2 दिन बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ उसके बाद ही पता लगा पीछे सारी फैमिली को
अनफॉर्चुनेटली हो गया, बट दे ऑल हैव रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह एंड दे कमिंग आउट इंशाल्लाह। कल उनका पूरे 14 दिन we wish them All our best wishes, yes. exactly जल्दी से वो so सेहतयाब much. हो जाए, और आपको we wish you very best of luck for your match And for the next rap as well, Exactly, we'll Assam. wait for that, Assam. Thank you so much for joining us early in the morning in our show. Thank you so much. Best of luck. थैंक यू फॉर अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much. वालेकुम अस्सलाम। This was Asamul Haq, टेनिस स्टार, जो कि अब एक रैप स्टार भी हैं और उन्होंने बहुत जबरदस्त रैप किया और Live मजा from आया सुन Australia के। और- The best part was जेल शेल लाके काले चश्मे पाके and you know he had all the सारा इंतजाम था, सारे पॉप्स वगैरह सोशल रेडी। मीडिया पे जब इन्होंने पोस्ट किया तो मैं ट्वीट्स के नीचे, इनकी ट्वीट के नीचे कमेंट्स भी पढ़ी थी और पीपल वर एक्चुअली एंजॉयिंग दैट, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली आप उस वक्त जब आप एक प्लेयर से इस तरह की चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और जब उस तरह से आपको एक वीडियो में एक डिफरेंट रूप उनका देखने को मिला, तो वैसे ही प्लेयर्स की आप जो कि बात कर रही हैं, तो एक हमारे प्लेयर हैं जो कि अक्सर रेसिंग कार को एक्सीडेंट भी कर देते हैं। इज वेरी काइंड ऑफ एग्रेसिव प्लेयर भी हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत मजे के आदमी हैं, अभी तक फिट हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट शोएब मलिक साहब, और हम क्यों बात करें उनकी सालगिरह है। We wish शोएब मलिक a very happy birthday, और शोएब मलिक के हवाले से हम आपको बताएं 40th बर्थडे मना रहे हैं और माशाल्लाह, he doesn't look 40 at all. माशाल्लाह he is fit, और इनके ये वैसे बेसिकली पाकिस्तानी टीम के हवाले से जब भी इन्होंने खेला है, जितना इन्होंने खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं और मैं इनकी बजाते खुद एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ही इज़ अ सुपरस्टार। मुझे लगता है कि इस 40th बर्थडे तो, लेकिन स्टिल ही लुक्स यंग। He would never want कि हम उनकी एज बताएं because he doesn't look 40 at all. But हम उनकी फिटनेस की जब बात करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस की, जैसे कि अरमला ने कहा, कमाल है और अभी बहुत टाइम है उनके खेलने का। और जब भी वो इंटरव्यू देते हैं या बात करते हैं, वो कहते नजर आते हैं कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं अभी एजेड लगूं। He is not aged at all. So wish you all the best for your future, शोएब। Happy birthday once again. अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम। फिर मेरे साथ हो गया, फिर हो गया। अच्छा, वेलकम बैक टू द शो। इस उम्मीद के साथ कि आपको एहसाम के साथ हमारी जो मॉर्निंग है बहुत अच्छी लगी होगी। अब चूंकि हमने स्पोर्ट्स की बात की, स्पोर्ट्समैन की बात की, तो हमने कहा कि आपकी हेल्थ के हवाले से, और खास तौर पे जो फिटनेस की तो बात करते रहते हैं, लेकिन फिजिकली बहुत से ऐसे मामलात हेल्थ के लिए चल रहे हैं, लोगों की डाइट को लेकर, खुराक को लेकर, जिसमें लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार है। इसमें यूरिक एसिड का बढ़ जाना और कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना एक बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला मेरे साथ भी रहा है पिछले दिनों में। अच्छा, और बाकी हाँ आप बता भी रहे थे, people don't exercise, we don't work out somehow, and that's उस तरह से हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को परस्यू नहीं करते। हालांकि कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का बढ़ जाना बहुत सारे मसाइल का सबब बन सकता है, और माहिरीन के मुताबिक यूरिक एसिड का बढ़ जाना मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है, जिसके नतीजे में गुर्दों, दिल और फालिज के हमले के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। अब यूरिक एसिड बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, बैलेंस डाइट खाएं, तो उसे कम किया जा सकता है। जबकि दूसरी जानब कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो बॉडी को हेल्दी और सेहतमंद रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी तमाम सिचुएशन पे हम बात करेंगे कि हमें कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के हवाले से इसके सिम्टम्स क्या हैं, डाइट क्या चाहिए, क्या हमें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए, पैटर्न्स क्या होने चाहिए, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं जोहा सुहेल, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो जोहा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से? जोहा, हम जब कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की बात करते हैं, बेसिकली ये इश्यूज ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं और ये होते क्या हैं, ये आम पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वांट यू टू से। मतलब सबसे पहले यूरिक एसिड एक ऐसा मसला है जो गुर्दों के ख़राब होने की वजह से हमारी बॉडी में भर जाता है। बेसिकली ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से निकल जाना चाहिए, लेकिन जब गुर्दे ख़राब होते हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते और इसके लेवल्स बॉडी में भर जाते हैं। बहुत से लोगों को इसके जो लेवल्स भरते हैं वो जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। आपके जो जोड़े हैं यहाँ पर जोड़ों में एक्यूमुलेट होते हैं, इससे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये भरते हैं तो वहाँ सोजिश का मसला, दर्द की शिकायत जिसको घेंटियाँ लोग कहते हैं, उसकी शिकायत बढ़ जाती है। तो जब आपके गुर्दे खराब काम करते हैं तो यूरिक एसिड उन लोगों में बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे कि भी हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में इसके लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुर्दे उससे मुतासिर होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो यूरिक एसिड को थोड़ा सा लोगों के लिए बता दें, इसमें चिकन शामिल है, हाँ, उसमें इस तरह से आ जाता है कि बिल्कुल जो प्रोटीन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा खाने की मैं बात कर रही हूँ, मुतवाजन खाएंगे उसका नुकसान नहीं है। अच्छा, अब जिसको यूरिक एसिड अगर हो गया, उसने अपनी डाइट में सबसे पहले रेड मीट का इस्तेमाल खत्म कर जीरो कर देना है। इसमें मटन है आपका, बीफ है आपका, इसके अलावा आपका चिकन भी आपने कम कंज्यूम करना है, मछली भी कम कंज्यूम करनी है। फिर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम दालें कंज्यूम कर लें, हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें। अब ऑब्वियसली प्रोटीन हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है, अगर हम वो नहीं लेंगे तो बहुत से लोगों की जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, वो कमज़ोर होंगे।
तो आप अंडा कंज्यूम कर सकते हैं। अंडा एक ऐसी चीज़ है जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स इजीली एक दिन में एक कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन दालों के इस्तेमाल से भी आपको परहेज। अंडा जर्दी के साथ कर जर्दी सकते के साथ, हैं? बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जर्दी ना लें, सिर्फ उसके बाद सफेद मैं ही बताऊंगी कि जर्दी को क्यों लोग निकाल देते हैं और क्यों ये खानी चाहिए। ये जो आप यूरिक एसिड के इतने ज्यादा मसाइल आपने बताए हैं कि इसको निकल जाना चाहिए, नहीं निकलता तो इससे दीगर मसाइल हो सकते, इसके सिम्टम्स क्या हैं? आम आदमी को महसूस नहीं होता कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। जब हम नॉर्मली टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि फिर देयर इज surprise समथिंग मिलता है कि रॉन्ग, ये या क्या खुदा ना हो गया खास्ता दिल में पेन वेन होता है, तब पता लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सिम्टम्स क्या है इसके? एग्जैक्टली इसके सिम्टम्स ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि ये एक वेसल्स का मसला है, खून की शरियानों का मसला है। जिस तरह से ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है आपको पता चल जाता है ब्लड प्रेशर का मसला आ रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है इसीलिए कहा जाता है कि हर 6 माह बाद अपनी स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, बेहतर ये है कि जिसकी फैमिली में ये मसला है, बहुत से लोगों की फैमिली में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अच्छा। अगर आपकी फैमिली में मसला है तो आप 6 माह के अंदर जरूर टेस्ट करवाएं। अगर आपका वजन जो है वो नॉर्मल वेट से ज्यादा है तो आप जरूर कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट करवाएं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग वाले लोग जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, क्योंकि खून की शरियानें श्रिंक हो रही होती है। जितनी खून की शरियानें श्रिंक होंगी उतनी जब आप बैड डाइट खाएंगे, मतवाज़न ग़िज़ा नहीं खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल अंदर जाके जम जाएगी। स्मोकिंग वाले पेशेंट अपने 6 माह के बाद इसका स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। तो स्क्रीनिंग के थ्रू आप इसको पता करवा सकते हैं। इसके ऐसे सिम्टम्स नहीं होते कि आपको अंदाजा हो। ठीक है। अच्छा ज़ोहा, डाइट हेल्दी और बैलेंस डाइट की भी आप बात करें, मतवाज़न ग़िज़ा नहीं खाते। नॉर्मली हम सबके लाइफ पैटर्न्स बड़े डिफरेंट हैं। जंक फूड हम ज़्यादा खाते हैं, बाहर से खाने खाते हैं। हमारी एक हेल्दी या बैलेंस डाइट बेसिकली है क्या? ठीक है, और मतलब बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है कि जिसके अंदर आपके जो 5 फूड ग्रुप्स हैं ना उनका होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सबसे पहले शुरू कर लेती हूँ अजनास से, सीरियल से, क्योंकि पाकिस्तान में लोग ज़्यादा सीरियल्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। अब चावल रोटी हर कोई खाता है और हर किसी ने वो खानी ही खानी है। उसमें अब सबसे पहले ऐसा करेंगे जो चोकर वाला आटा है, जो आपका ब्राउन आटा है, जो ब्रांड जिसको हम कहते हैं, अच्छा। उसका इस्तेमाल रखें। जो सफ़ेद आटा है उसका इस्तेमाल ना करें। सिंपल एग्जाम्पल, आप लोग तंदूर से अगर रोटी ले रहे हैं तो अगर वो सफ़ेद आटे की तो वो मैदे वाला आटा है, वो आटा ठीक नहीं है। आपको ब्रांड आटा लेना जिसमें उसका छान डला हुआ हो। घरों में भी कोशिश ये करें कि जो छना हुआ आटा ना हो, छना हुआ, उसको साफ करके छाना उसमें ऐड कर लें। ठीक है। इसके अलावा चावल में जो वाइट राइस है उसको अवॉइड करना है। लोग इसमें ये समझते हैं कि अगर हम तड़के वाले खा लेंगे तो वो ब्राउन हो जाएंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं है। ब्राउन राइस बिल्कुल एक अलग किस्म है। उसके ऊपर उसका छिलका लगा हुआ होता है ब्राउन का, ब्रान यानी कि उसका ऊपर ऐड होता है, और वो एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है, वो वाइट राइस नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड, उसके बाद जब हम लोग आते हैं कि आपका सीरियल का ग्रुप जो खत्म हो गया, इसका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं। ठीक है। फलों में और सब्जियों में, सबसे पहले हम सब्जियों की बात कर लेते हैं। तो सब्जियों में कोशिश ये करें कि जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें साग है आपके पास, आपके पास पालक है, पत्ते वाली, क्योंकि पत्ते वाली सब्जी जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू फाइबर अंदर जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाइंड करता है और बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हैं तो वो पालक सब्जी का इस्तेमाल करें जो ग्रीन है, जिनके पत्ते हैं, ताकि वो उसके साथ स्वाइप होकर बाहर आ जाए। फलों में जब आते हैं तो फलों में हर वो फल जो छिलके के साथ खाया जाता है। ओके। जिसमें आपके पास सेब है, आजकल मौसमी बहुत अवेलेबल है। इनका भी छिलके के साथ मौसमी, उसके जो वाइट छिलका, ओके। ऑरेंज हाँ, मैं भी नहीं, वो नहीं खाना। जो वाइट फ्लेक्स हैं वो बहुत से लोग साफ करके खाते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और उसको आप कंज्यूम करें। अच्छा, आप रिकमेंड करिए कि वाइट छिलका ना उतारिए जो अंदर का। हाँ, नहीं, नॉर्मली लोग ये न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग साफ कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब्जियों में, पत्तों वाली और फलों में जो छिलके वाले फल हैं उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि सब्जियों में लोग समझते हैं कि दिन में 4 सब्जियां खाएंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद है, लेकिन जो जमीन के नीचे ग्रो करती है आपने वो कंज्यूम नहीं करनी। स्पेसिफिकली मैं कोलेस्ट्रॉल वालों की बात कर रही हूं। जैसे आलू है, बहुत स्ट्रिक्ट चार्ट है वैसे, बहुत स्ट्रिक्ट चार्ट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मसला जब एक दफा आता है तो वो लाइफस्टाइल खराब होने के साथ once if we start following all this in particular with the diet, कितने टाइम के अंदर वी शुड फील, फॉर एग्जांपल मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, काफी ज्यादा है लेट्स सपोज, और मैं आपके बताए हुए डाइट प्लान पे अमल करता हूं, तो कितने अरसे के बाद आई शुड फील कि ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और कितने अरसे के बाद मुझे दोबारा इमीडिएट स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए? ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट्स नजर आ जाते हैं जब आप बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करते हैं। पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए मैं कहती भी नहीं एकदम से, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब सिंपल जब डाइट को ही शुरू करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ डाइट के ऊपर आते, 3 मंथ्स के अंदर आपको गुड रिजल्ट्स नजर आते हैं। और उसके 3 मंथ्स बाद 6 मंथ्स के बाद आपको स्क्रीनिंग करवानी होती है, जिसका एक दफा भर जाए वो साल में 2 दफा स्क्रीनिंग जरूर करवाए अपनी, ताकि अगर कोई और एक स्क्रीनिंग से दूसरी स्क्रीनिंग के बीच में अगर कोई डिफरेंट मेडिसिन रिकमेंडेड है जो हम लोग खा रहे होते हैं, जो आप डेली बेसिस पे आप लोग रिकमेंड करते हो, तो उसको दूसरी स्क्रीनिंग तक जारी रखना है या अपने तौर पे डाइट प्लान चेंज के साथ उसको रोक दें?
अच्छा। मेडिसिन का क्या है, या वो हर बंदे के लिए डिफरेंट? मेडिसिन जो है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है, बल्कि डाइट भी हर एक के लिए डिफरेंट है, क्योंकि फिजिशियंस जो हैं वो यूजुअली मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। फिर डाइटिशियन और फिजिशियन मिलके सोचते हैं कि इस पेशेंट के लिए अब डाइट थेरेपी चेंज करनी है या मेडिकल थेरेपी चेंज करनी है, वो हर एक का पर्सनलाइज्ड आ जाता है, वेरी करता है, वेरी ठीक हो गया। करता है। थैंक यू सो मच जोहा फॉर जॉइनिंग इतने कम टाइम में इतनी सारी डिटेल्स बता दी। और आज हमने यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के हवाले से जिनको खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम है, किस तरह से आपने बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है, ये हमने आपको सुबह सुबह टिप्स दी हैं। अभी हमें एक ब्रेक लेंगे। बिल्कुल ब्रेक लेनी है। और आसान अल्फाज में ये कि जो लोग अक्सर बैठे बैठे आप कहते हैं ना बिल्कुल ठीक ठाक था, हार्ट अटैक हो गया, बैठे बैठे बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। ये एक्चुअली आपके खून के अंदर मसाइल चल रहे होते हैं। जब मुझे ये मसला थोड़ा हो रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि भाई ये ऐसे होता है, सो बी वेरी केयरफुल। अपनी स्क्रीनिंग करवाइए, स्मोकिंग करते हैं तो लाजमी करवाइए, और हेल्दी डाइट यूजुअली भी लीजिए, और वर्कआउट थोड़ा बहुत हो जाए तो क्या ही बात है। ये मैं खुद को भी कह रहा हूँ। ये आप ये खुद अब ले लें ब्रेक। अब मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज पाकिस्तान के नामवर मौसीकार एम अशरफ साहब के मद्दाह उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आई एम पर्सनली अ ग्रेट फैन ऑफ एम अशरफ साहब, जिन्होंने अपनी लाफानी धुनों से कई नगमात को अमर कर दिया। और पाकिस्तानी फिल्मी सनत की अगर बात करें तो इसको वैसे तो कई आला दर्जे के संगीतकारों की खिदमात हासिल रही हैं। इनमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर, निसार बज़मी, मास्टर इनायत हुसैन, ताफू साहब, मास्टर अब्दुल्ला, बख्शी वजीर, नाशाद, रशीद अतरे, ए अमीद, यू नेम इट, इतने बड़े बड़े। लेकिन एम अशरफ साहब भी अपनी मिसाल आप थे। बिल्कुल। एम अशरफ साहब के हवाले से बताएं तो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, और उनको उस कहे उनकी फिल्म सपेरेंस से अपने करियर का बेसिकली उन्होंने आगाज़ किया, और उसी फिल्म से उनको ज़बरदस्त शोहरत भी मिली। अहमद रश्दी साहब ने एम अशरफ की मौसीकी में जो गीत गाया उसके बोल थे चांद सा मुखड़ा गोरा बदन। अहमद रश्दी साहब को ये खूबसूरत गीत गाने पर निगार अवार्ड भी दिया गया। ओ चांद सा मुखड़ा गोरा बदन, जल में लगाए गोरी अगन, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन। एम अशरफ को मुख्तलिफ फिल्मों का शानदार म्यूजिक देने पर निगार अवार्ड दिए गए। इन फिल्मों में घराना, मेरा नाम है मोहब्बत, शबाना और कुर्बानी शामिल हैं। एम अशरफ बड़ी दिलकश धुनें बनाते थे और उनकी मौसीकी आज भी कानों में रस घोलती है। हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों न इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना तुम ही हो। एम अशरफ साहब ने पंजाबी और उर्दू फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। आपने तकरीबन 2800 गानों की मौसीकी दी, जिसमें जिन फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी उनमें सपेरन, सिख का सपना, बुलबुल बगदाद, माँ के आंसू और तुम ही हो महबूब मेरे समेत कई अनगिनत गीत शामिल। बेहतरीन गाने जो एम अशरफ ने बनाए उनके हवाले से आपको बता रहे हैं। हमारे दिल से मत खेलो, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, कुड़ियो सौन द महीना, पांडे कली करा लो, और बहुत से पंजाबी गाने, दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी, जो हम आपको सुना भी रहे हैं। कई लाजवाल गीत शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए हम अगर बात करें मौसीकार एम अशरफ साहब की तो उनको 13 निगार अवार्ड दिए गए। अगरचे एम अशरफ आज हम में मौजूद नहीं है, मगर उनका नाम और काम आज भी जिंदा है, और हम आज उनको एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं एक्सप्रेसो। एम अशरफ साहब और मौसीकी का हमने जिक्र किया, द लेजेंडरी एम अशरफ साहब कमाल धुनें बनाई, आज तक भी जिंदा है हमारे बीच में। वी विश कि हम वो सभी गाने आपको सुना सकें जो उन्होंने किया है। मौसीकी पे चूंकि बात हो रही है तो हमारे साथ इस वक्त एक नया टैलेंट मौजूद है, फारूक मित्रो इनका नाम है, ही इज़ अ सिंगर। हम आपके सामने कई उड़ते सितारे लेके आते रहते हैं, तो आज हमने फारूक को इन्वाइट किया। फारूक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप हमारे सुनने वालों को महसूस भी कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए, अब तक कितना म्यूजिक कर लिया, मजीद क्या इरादे हैं, कुछ इंट्रो दीजिए, देन कुछ सुनते भी आपसे। आज ही एक्सप्रेस से मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक है, हर बार बुलाता है, मोहब्बत करता है, तो अपना घर ही है ये जी। तो काफ़ी मैंने अपने सॉन्ग भी तैयार कर लिए, तो लेकिन अब जो मेरे क्रोको है मैं सुनाना चाह रहा हूँ उनको पंजाबी मैंने। ठीक है, जरूर हम सुनेंगे। सुनाइए सुनाइए। तो देखिए और पूछ क्रोको रेडी है या लाइव भी आपको सुना दे? तो आप चले जी, प्ले जी।
कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ता हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे तू आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया ना दुखा नाल तोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ता हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। वाह वाह, तो आपने अपना भी कोई गीत किया है? मेरा अपना भी सॉन्ग था। अच्छा, ये तो प्रोड्यूसर का कुछ थोड़ा सा वैसे ही चले विदाउट म्यूजिक, और अपना कोई गीत एक मेलोडी सॉन्ग जी, अपना ही है। वे रांझणा वे ढोलना तेरियां सोचां सानू मारिया हो तेरियां सोचां सानू मारिया वे ढोला सानू तेरियां सोचां ने वे ढोला सानू तेरियां सोचां ने तेरियां सोचां सानू मारिया हो तेरियां सोचां सानू मारिया लाइया ने लाइया असा तेरे संग लाइया लाइया ने लाइया असा तेरे संग लाइया छड़ के न जावी दिल जानिया हो छड़ के न जावी दिल जानिया। थैंक यू सो मच। बड़ा गुड मॉर्निंग। नो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने खरा का। खरा खड़ा खड़ा म्यूजिक जबरदस्त। अभी हम अपने देखने वालों से इजाजत लेनी है, इंशाल्लाह आपसे खत्म हो हमारी गया शो? मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। मंडे का दिन था, उम्मीद करते हैं आपके वीक का आगाज अच्छा होगा, पूरा वीक अच्छा करेंगे रोज एक्सप्रेसो में। Keep कल तक watching. के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।